Hello everyone, welcome back to Right Education. So in our previous video, we discussed the basic foundation of economics, including what economics is, types of economy and the different ways an economy can be classified into sectors. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, I would strongly recommend watching it first because that lecture forms the base not only for this video but for the entire economics portion of UPSC. So in this lecture, we will cover national income accounting. But सबसे पहले let us look at the PYQs. आप नोटिस करेंगे कि यूपीएससी बार बार कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के अराउंड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि रियल जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी, नेशनल इनकम, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। तो इन सब टर्म्स को क्लियरली समझने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि एक कंट्री ने एक साल में टोटल कितनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट की है। इसमें इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, राइट। इसका मतलब ये है कि क्या काउंट करना है ये पहले से डिफाइन होता है। इसमें सिर्फ हमको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करना होता है। कैसे काउंट करना है ये भी पहले से डिसाइड होता है, जैसे कि हमें प्रोडक्शन मेथड यूज़ करनी है, इनकम मेथड यूज़ करनी है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करनी है, कब काउंट करना है। बेसिकली टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। और किन रूल्स के साथ काउंट करना है, जैसे कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट का डिस्टिंक्शन, नॉमिनल वर्सेस रियल वैल्यूज़ का सेपरेशन। आई होप नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको समझ आ गई होगी। तो इस चैप्टर में हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को समझेंगे। देखो, जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। देखो, लास्ट लेक्चर में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते वक्त मैंने आपको बोला था प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करना, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को क्लियरली समझ लेते हो तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड जीडीपी। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को हम 4 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। प्रोडक्शन के लिए ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं: एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो आउटपुट जनरेट होता है उसे ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी में काउंट किया जाता है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जीडीपी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जीडीपी को हम 3 अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। अब तीनों मेथड का फाइनल वैल्यू सेम होता है क्योंकि इकोनॉमी को हम 3 डिफरेंट परस्पेक्टिव से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनकम मेथड में फोकस होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितनी इनकम मिली है। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड वेजेस को ऐड कर देते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाता है इनकम मेथड के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड में जीडीपी को स्पेंडिंग एंगल से देखा जाता है। इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है बेसिकली ये देखा जाता है। तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो मतलब है ना, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ग्रॉस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होते हैं टूल्स, मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिजिकल कैपिटल को ही इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम कैपिटल गुड टर्म यूज कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैपिटल। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं बेसिकली इसका मतलब है ग्रॉस फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली जो कैपिटल गुड्स का वेयर एंड टियर है। ठीक है, जो लॉस होता है हमको कैपिटल गुड में वो डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर हम टोटल कैपिटल गुड में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट कैपिटल गुड निकल जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन।
तो इस बात को याद रखना, जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट टर्म को यूज कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस फिजिकल कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू एडेड मेथड। तो इस मेथड का फोकस होता है कि हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो इसमें आउटपुट की वैल्यू ली जाती है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया जाता है। तो जीवीए इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का जीवीए ऐड कर देते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाती है बाय जीवीए मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखो इसे ना बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारे टर्म समझ नहीं आएंगे। अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करनी पड़ती है। तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड रेंट इसमें आ जाते हैं। अब मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब ये है कि वो प्राइस जो कंज्यूमर एक्चुअली मार्केट में पे करता है। तो इस प्राइस में सिर्फ प्रोड्यूसर की कॉस्ट ही नहीं होती है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस की जाती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। अब जब ये क्लियर हो गया कि जीडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर कैसे डिफर करता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी किस साल के प्राइस पर मेजर की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, मतलब जिस साल जीडीपी कैलकुलेट हो रही होती है उसी साल के मार्केट प्राइसेस यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2023 में वीट का टोटल प्रोडक्शन 100 केजी होता है और 2023 में जो 1 केजी वीट का प्राइस है वो 10 रुपी है। तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी वो 1000 होगी। लेकिन अगर तुम 2024 की बात करते हैं तो उसमें जो वीट प्रोडक्शन होता है वो भी बाई चांस 100 केजी ही होता है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से 1 केजी वीट का प्राइस 20 रुपीज़ हो जाता है। तो हमारी जो फाइनल नॉमिनल जीडीपी निकल कर आएगी वो 2000 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल जीडीपी निकल कर आती है इस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों सालों में प्रोडक्शन सेम है, लेकिन दोनों सालों के जो नॉमिनल जीडीपी है वो डिफरेंट है, ठीक है। 2024 की जो जीडीपी है वो ज़्यादा है देन 2023। वही अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, मतलब प्राइस को फिक्स कर देते हैं और सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन चेंज को मेजर करते हैं। इंडिया में अभी जो रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। अज्यूम दैट 2022 में टोटल वीट प्रोडक्शन 100 केजी होता है। अब हमारा जो बेस ईयर प्राइस है, फॉर एग्जांपल 2011-12 में 1 केजी वीट का प्राइस 10 रुपी था, ठीक है। तो हम जब भी रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे हमारा 1 केजी वीट का प्राइस 10 रुपी ही रहेगा, भले ही महंगाई बढ़े या ना बढ़े। तो 2024 में भी प्रोडक्शन बाई चांस मान के चलो सेम है, 100 केजी ही वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो रियल जीडीपी आएगी 1000 आ जाएगी। बट 2024 में हमारा जो वीट प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ता है, 120 केजी हो जाता है। तो हमारी जो रियल जीडीपी होगी उस साल की 1200 रुपये होगी और 2025 में 80 केजी वीट प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम जो रियल जीडीपी होगी उस साल की वो 800 होगी। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि रियल जीडीपी फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया है, हमने बेस ईयर के प्राइस को सेट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर कि कितना प्रोडक्शन हर साल हो रहा है। इसीलिए ग्रोथ एनालिसिस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए हमेशा रियल जीडीपी को देखा जाता है, ठीक है, ना कि नॉमिनल जीडीपी को। सो फाइनली वी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। With reference to the Indian economy, consider the following statement. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. ये स्टेटमेंट बात कर रहा है रियल जीडीपी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर ये टर्म रियल यहाँ पर यूज नहीं भी किया होता ना और सिर्फ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड अगर लिखा होता, दिस इज ऑल्सो मीन्स ये रियल जीडीपी की बात कर रहा है, क्योंकि जब हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी ओनली, ठीक है। तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको रियल मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ ग्रोथ रेट बोला होगा, तो यू हैव टू अज्यूम कि वो रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं।
क्योंकि कभी भी ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी से नहीं देखी जाती है, ठीक है। तब जब भी यूपीएससी के स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं जैसे कि स्टेडीली, ऑलवेज, ओनली, नेवर, तो पहले डाउट यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली इकोनॉमी में ट्रेंड लीनियर या फिर परफेक्टली स्मूथ नहीं होते। अगर मान लो आपके पास लास्ट 10 ईयर का कोई एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं भी है, तो भी आप इसे स्टेटमेंट की डेफिनेशन के बेसिस पर जज कर सकते हो। रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ एक्चुअल आउटपुट या फिर प्रोडक्शन ग्रोथ, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक की रियल परफॉर्मेंस बताता है। अब स्टेडीली इंक्रीज का मतलब होता है हर साल ग्रोथ रेट का लगातार बढ़ना, कोई फॉल, स्टेग्नेशन या स्लो डाउन नहीं होना। लेकिन प्रैक्टिकल इकोनॉमी में कभी डिमांड शॉक आता है, कभी सप्लाई शॉक, कभी पॉलिसी इम्पैक्ट, कभी ग्लोबल स्लो डाउन। इसीलिए रियल जीडीपी ग्रोथ नेचुरली फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि हम रियल जीडीपी को प्रोडक्शन के बेसिस पर जज करते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर साल प्रोडक्शन सेम लेवल पर हो। कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कभी प्रोडक्शन कम होगा। इस वजह से जो रियल जीडीपी है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, वो कभी भी स्टेगनेंट नहीं होगी या फिर कभी भी सिर्फ इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं करेगी, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। फिर है द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इन रुपीज हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक्चुअली रियल जीडीपी की बात कर रहा है या फिर नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। देखो यूपीएससी इज वेरी प्रिसाइज विद द रियल जीडीपी। दे विल क्लियरली यूज द वर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, एट बेस ईयर प्राइस और एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल टर्म या फिर ग्रोथ। बट अगर ये सारे टर्म्स यूज नहीं किए गए हैं एंड वी आर गोइंग टू सी जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन रुपीज, इट मीन्स इट इज talking about the current price. And whenever we are going to measure GDP at current price, it means we are going to talk about nominal GDP, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, तो भले ही हमारा प्रोडक्शन उस लेवल पर इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट इन्फ्लेशन की वजह से जो फाइनल जीडीपी हमें शो होगी वो हमेशा ज़्यादा ही दिखेगी। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी ऑलमोस्ट हर साल बढ़ती हुई ही दिखती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन रुपीज स्टेडली इंक्रीज हमेशा करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।